स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से बजट सत्र तक कार्यवाही में शामिल होने से रोकने की मांग। उस्मान हादी की मौत के बाद सुलगा बांग्लादेश। शेख हसीना के घर सहित भारत के सहायक उच्चायुक्त के निवास पर हमला, निशाने पर प्रमुख मीडिया संस्थान। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्क भी लॉन्च करेंगे पीएम। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरे की मार, ट्रेन और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित। उड्डयन मंत्रालय ने यात्रियों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने की दी सलाह। और भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ जान लेते हैं। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज काफी गहमागहमी देखने को मिलेगी। एक तरफ जी-राम जी के खिलाफ संसद परिसर में विपक्ष का धरना, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से सदन में 8 विपक्षी सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस। इसमें कांग्रेस, DMK और TMC के सांसद शामिल हैं। सदन में खराब आचरण को लेकर दिए गए नोटिस में निशिकांत दुबे ने मांग की है कि इन सांसदों को अगले सत्र यानी कि बजट सत्र तक कार्यवाही में शामिल होने से रोका जाए। और कांग्रेस, DMK और TMC के सांसदों ने जो कुछ भी किया, इससे शर्मनाक घटना लोकतंत्र में हो नहीं सकता। और एक कानून में जो संशोधन है, जो हमारा काम है, उसका एक तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है हिंसात्मक हो जाना। तो बापू ने हिंसा सिखाई होगी। कांग्रेसियों के डिक्शनरी में या TMC के डिक्शनरी में, DMK के डिक्शनरी में यह है कि बापू हिंसात्मक चीज़ों के लिए भड़काते थे। 8 सांसदों के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस दिया है और हम स्पीकर साहब से ये डिमांड करेंगे, अगला आने वाला जो बजट सेशन है, उस बजट सेशन तक इन लोगों को संसद की कार्रवाई से बाहर रखिए। तो आपको बता दें कि संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से महत्वपूर्ण विधेयक इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान पटल पर रखे गए। कई विधेयक ऐसे भी थे जिन पर मंथन हुआ, विचार हुआ और वो पास भी हुए चर्चा के साथ साथ। इसके अलावा अगर हम आज की बात करें तो आज शुक्रवार का दिन है जहाँ प्राइवेट मेंबर बिल रखे जाएंगे और उसके साथ साथ 0 आवर लोकसभा की कार्रवाई के दौरान देखने को मिलेगा। और प्रश्नकाल भी चल रहा है, संबंधित मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाने की कार्रवाई भी हो रही है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, सबसे पहले तो बात करते हैं उन 8 सांसदों की जिनको लेकर के सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार हनन संबंधी एक नोटिस दिया है। अब दे दूंगा। तो शैलेंद्र हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगे और उनसे ताज़ा अपडेट लेंगे कि क्योंकि आज काफ़ी गहमा गहमी भरा दिन रहने वाला है संसद के दोनों ही सदनों की। अगर हम बात करें, बात लोकसभा की हो, बात राज्यसभा की हो, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान हालांकि हम देखें कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से ये सत्र खासा महत्वपूर्ण रहा है। कई इंपॉर्टेंट बिल रहे जिन पर डिस्कशन हुआ, लेकिन आज अंतिम दिन है इस पूरे शीतकालीन सत्र को लेकर के। लगातार विपक्ष ने कई विषयों को लेकर के हंगामा भी किया, विरोध प्रदर्शन भी इस दौरान हमें देखने को मिला।
संसद के भीतर भी हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस दौरान अगर हम बात करें सांसद निशिकांत दुबे की, तो उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है और ये मांग उठाई है कि बजट सत्र तक उन सांसदों को कार्रवाई में शामिल नहीं किया जाए। कार्रवाई के दौरान उन्होंने ये बात कही है कि उनको अगले सत्र यानी कि बजटीय सत्र के दौरान संसद की कार्रवाई से दूर रखा जाए। क्या कुछ अपडेट है वो हमारे सहयोगी संवाददाता हमें देंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज लोकसभा की अगर बात करें तो कई महत्वपूर्ण विधेयक हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाने हैं। सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जहां प्रश्नकाल के दौरान कई सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े हुए सवाल उठाए, कई मंत्रालयों से जुड़े हुए सवाल किए गए और उसके जवाब संबंधित मंत्रियों द्वारा दी गए। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो चाहे वो शिक्षा क्षेत्र जुड़ा हुआ हो, कृषि से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, चाहे वो श्रमिकों से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, इस पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान कई विभिन्न ऐसे क्षेत्र रहे जहां सार्थक चर्चा हुई और यही दोनों ही सदनों की सार्थकता है जो बताती है कि किस तरह से जनहित के मुद्दों को लेकर के सांसदों ने अपनी अपनी मांग उठाई। और हमारे संवाददाता शैलेंद्र के पास एक बार फिर चलते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले बात करेंगे इस शीतकालीन सत्र के दौरान जो सांसद निशिकांत दुबे ने 8 सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस देने की बात कही है। क्या वजह रही कि ये नोटिस सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दिया गया और अगला जो बजट सत्र है उस दौरान उन तमाम सांसदों को इस कार्रवाई में शामिल नहीं होने की मांग उठाई गई? सारी बात इसमें बता ही दी है कि नोटिस इसलिए दिया गया है कि संसद में, सदन के अंदर लोकसभा में जो व्यवहार रहा 8 सांसदों का, उसको लेकर ये नोटिस दिया गया है कि वेल में आए और पर्चा फेंका, पर्चा फाड़ा, बिल के पर्चे को फाड़ा और उनका जो आचरण था वो असंसदीय था और लोकसभा अध्यक्ष को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें अगले बजट सत्र के पहले चरण में सदन की कार्रवाई से रोक देना चाहिए जी। और अगर वो लिखित आगे से ऐसा नहीं करने को कहते हैं तो फिर उनको अनुमति मिलनी चाहिए। आज हमने देखा है कि लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। 111% उत्पादकता रही है लोकसभा में। देर रात तक हमने देखा कि लोकसभा बैठी है, कुछ दिनों जमकर कामकाज हुआ है। विधायी कामकाज के लिहाज से भी देखें तो ऐतिहासिक रहा है। छोटा जरूर था यह सत्र, लेकिन बहुत ऐतिहासिक सत्र रहा है। चर्चा के लिहाज से देखें तो वंदे मातरम पर चर्चा और इसके साथ ही साथ चुनाव सुधारों पर चर्चा दोनों सदनों में देखने को मिली है। 15 बैठकें हुई हैं लोकसभा में और हमने देखा कि अभी आज जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज अंतिम दिन है संसद के शीतकालीन सत्र का। राज्यसभा की कार्रवाई भी थोड़ी देर में स्थगित हो जाएगी जी। इस सत्र को ऐतिहासिक विधेयकों के लिए जाना जाएगा। हालांकि उस पर बहुत गतिरोध भी देखने को मिला सदन के अंदर और सदन के बाहर। आज भी हमने देखा कि टीएमसी धरना कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया जी राम जी बिल के खिलाफ, तो उसको लेकर काफी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। लेकिन उत्पादकता अगर देखें संध्या तो बहुत शानदार रही। 111%, 100% से ज्यादा जो उत्पादकता होती है तो उससे बढ़िया माना जाता है। तो उस लिहाज से हमने देखा है कि सांसदों ने खूब काम किया है, सदन के अंदर बैठे हैं, सवाल पूछे हैं। 98 सांसदों ने हिस्सा लिया चर्चा में एक ही विधेयक पर। शून्यकाल में एक दिन तो रिकॉर्ड बना, खूब मौके दिए गए सांसदों को अपने मुद्दे उठाने के। कई दिन प्रश्नकाल चले, शुरुआती गतिरोध के बाद आखिरी हफ्ते में खासतौर पर और उससे पहले जो का हफ्ता था उसमें प्रश्नकाल दोनों सदनों में सुचारू रूप से चला। तो इस लिहाज से काफी उल्लेखनीय ये बजट सत्र से पहले जो शीतकालीन सत्र है ये रहा जी। तो उत्पादक के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण ये शीतकालीन सत्र रहा है शैलेंद्र। निश्चित तौर पर कई महत्वपूर्ण ऐसे विधेयक सदन के पटल पर लाए गए जिन पर तमाम सांसदों ने अपनी राय भी रखी। एक सार्थक चर्चा के साथ इस देश को हम कैसे प्रगति की राह पर और भी आगे बढ़ा सकते हैं, समय की क्या कुछ मांग है, उसको देखते हुए संशोधन भी सामने लाए गए और तमाम सांसदों ने अपने विचार भी रखे। और यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आप अपना पक्ष अपना विपक्ष रख सकते हैं, लेकिन देश की प्रगति किस तरह से हो सकती है उसमें अपनी सहभागिता देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो प्रोडक्टिविटी की आपने बात की कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये शीतकालीन पूरा सत्र रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। शैलेंद्र, कुछ कहना चाहते हैं, संक्षेप में अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जब ये सत्र शुरुआत हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी
कि नए सांसदों को खूब मौका मिलना चाहिए और उनकी योग्यता के बारे में पता चलना चाहिए देश को, और जब वो चर्चा में हिस्सा लेंगे तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव बढ़ेगा। हाँ। तो हमने देखा कि बहुत सांसदों को मौका मिला है चर्चा में हिस्सा लेने का, और अगर विधायी कामकाज के लिहाज से देखें तो चाहे वो बीमा संशोधन विधेयक जैसे ऐतिहासिक बिल हो जिसमें FDI 100% बीमा क्षेत्र में करने का प्रावधान है, या फिर नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन में बेहतर इस्तेमाल, उससे जुड़ा महत्वपूर्ण क्रांतिकारी बिल हो, दोनों सदनों में पारित हुआ है, या फिर जी विकसित भारत बिल जो कि ग्रामीण इलाके में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला है, मनरेगा की जगह जो आया है। और शैलेंद्र, इसकी तो प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। जिन श्रमिकों को इससे लाभ मिलने वाला है वो प्रतिक्रिया के रूप में अपनी बात रख भी रहे हैं कि किस तरह से वो इसका लाभ ले पाएंगे भविष्य में। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम अपडेट हमसे साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VB-जी विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। और वहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग उठाई। The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पर जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गांधी जी के विचारों की हत्या अगर किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। मैंने बड़े ध्यान से प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की बात सुनी और मैं उम्मीद करता था ये हमारा जवाब सुनेंगे। माननीय सभापति महोदय, अपनी बात कह के आरोप लगा के भाग जाना ये भी बापू के सपनों की, आदर्शों की हत्या करना है। ये बापू के आदर्शों की हत्या करना है। बापू हमारे लिए श्रद्धा है और ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचनिष्ठाओं में महात्मा गांधी के सामाजिक और आर्थिक विचारों को सम्मिलित करने का काम किया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा योजना के आंकड़े देते हुए कहा कि अगर किसी ने इस योजना का सही पालन किया था तो वह मोदी सरकार थी, और जितनी भी कांग्रेस और अन्य सरकारें रही हैं उन्होंने ठीक से इसका पालन तक नहीं किया। अब आंकड़े बता रहे थे मुझे 2021 के 2021 में कोविड था, और इसलिए हमें गर्व है हमने 1,11,170 करोड़ रुपया खर्च करके गरीबों मजदूरों को रोजगार देने का काम किया। लेकिन आपने क्या किया खड़गे साहब, आपने योजना शुरू करने के बाद पहले 2008-9 में 30,000 करोड़ दिए, बाद में 29,000 आपने 13-14 में 30,000 करोड़ रुपया कर दी। राशि घटाने का पाप यूपीए की सरकार ने किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की। मैं डिमांड करता हूं कि आप ये कानून वापस लो और आप ये सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। विधेयक पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपने अपने मुद्दे उठाए, जिसमें विपक्ष चाहता था कि विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, जबकि सत्ता पक्ष के सांसदों ने कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। निश्चित तौर से इस विधेयक के माध्यम से गांव में, ग्रामीण क्षेत्र में गरीब मजदूर भाई बहनों के जीवन में बदलाव आएगा और निश्चित तौर से ये विधेयक जो गांव में होना चाहिए वहां पूर्ण रूप से काम आएगा। नो नुकसान है इस एक्ट के। हमारे रंजीत सिंह सुरजेवाला जी बोल रहे थे और भरम फैला रहे थे। आप गिनिए, मैंने आपको 100 से ज्यादा इसके खूबियां बताता हूं।
upgrades rural employment from wages relief to livelihood security. क्या मजदूर को आप बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं अगर उसकी लिवलीहुड की सिक्योरिटी हो जाए? विधेयक को पारित करने के दौरान विपक्ष के तमाम संशोधन ध्वनिमति से खारिज कर दिए गए, जबकि विपक्ष ने ग्रामीण विकास मंत्री के जवाब के दौरान हंगामा किया और बाद में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट भी किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और राज्यसभा से पारित होने के बाद जल्द ही यह विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। ऋषि कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर एनडीएच कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। एनडीएच। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड और इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव, लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए। LIC के जीवन उत्सव के साथ फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 खरपतवार पे करो वाह, सुनहरी फसल होगी हर बार। तो मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण, लाइफ परिवर्तन। के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बता दें कि विकसित भारत जी राम जी बिल को लेकर राजस्थान के करौली जिले की पंचायत समितियों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। करौली पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरखेड़ा, कोटा के मामचारी और गुनेसरा में इस योजना को लेकर श्रमिकों और ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पहले 100 दिन का काम चल रहा, अब सरकार ने 125 दिन का काम किया, तो अच्छा कर रही है सरकार। हमें सरकार ने 100 दिन पहले रोजगार मिलता था, अब 125 दिन कर दिया गया है। इससे हमें अच्छा लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार नाम में बदलने जा रही, लेकिन हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमें रोजगार मिलना चाहिए। सरकार ने 125 दिन का रोजगार दिया है, उसमें हम उनको अच्छा लाभ मिलेगा और फायदा भी मिलेगा। इससे सरकार कुछ भी नाम रखना चाहे उससे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार ने अभी 100 दिन से 125 दिन का रोजगार 15 दिन व 25 दिन और बढ़ाए हैं, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होगा और मजदूरों को दर दर की ठोकर खानी नहीं पड़ेगी, उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। रोजगार के लिए गांव में ही रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, जिससे ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति पर सुधार होगा। विकसित भारत जी राम जी को लेकर हरियाणा के भिवानी के ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं। योजना में किए गए बदलाव का स्वागत करते हुए लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। पहले ये मनरेगा के नाम से जानते थे, अब इसको जी राम जी के नाम से जानेंगे। प्रधानमंत्री की सोच बहुत अच्छी है जी, और मतलब देश बहुत तरक्की कर रहा है। इससे मजदूरों को, बेरोजगारों को और युवाओं को बहुत लाभ मिलेगा जी। बहुत अच्छी योजना है, हमें 125 दिन का लाभ मिलेगा और बहुत बढ़िया योजना है, हम तो इससे खुश हैं। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना निकली है जी। जो 100 दिन का काम मिलता था वो अब 125 दिन का मिलेगा। रोजगारों को बेरोजगारी में कोई नहीं हंडना पड़ेगा जी। बढ़िया मजदूरी मिलेगी, बढ़िया लाभदायक, कोई मजदूरी बिना मजदूरी का कोई हंडता नहीं पाओगा। बढ़िया लाभ, बढ़िया रोजगार अपनी बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से लाभ उठाएं। विकसित भारत जी योजना है, ये बहुत अच्छी योजना है। इससे मजदूरों को 100 दिन वाला काम 125 दिन का मिलेगा। इससे सभी मजदूर भाइयों को काम मिलेगा। एक बहुत अच्छी योजना है। जिनको 125 दिन का काम नहीं मिला उनको रोजगार भत्ता मिलेगा और ये एक बहुत ही सुंदर योजना है। जी राम जी योजना बहुत अच्छी योजना है। पहले 100 दिन काम मिलता था, अब 125 दिन का काम मिलेगा। फायदा बंद रहेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छी योजना है।
रुक करते अगली खबर का। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय के बाहर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्रीय बलों की तैनाती की सिफारिश की है। तृणमूल समर्थकों द्वारा सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल की गाड़ी रोकने और कार्यालय में घुसकर धरना देने जैसी घटनाओं के बाद आयोग ने राज्य पुलिस और कोलकाता पुलिस को कई बार निर्देश दिए थे, लेकिन प्रदर्शन जारी रहे। मंगलवार को एसआईआर की मसौदा सूची जारी होने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेड तोड़कर विरोध जारी रखा, जिसके बाद अब केंद्रीय बल तैनात करना आवश्यक हो गया है। वहीं टीएमसी के नेतृत्व ने इस कदम की आलोचना शुरू कर दी है। समाचार में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी प्यार जरा सा चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 खरपतवार पे करो वाह, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला ओमान 29वां देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जैसी हस्तियों को दिया गया है। 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पूरी विनम्रता से समस्त भारतवासियों की ओर से पुरस्कार को स्वीकार करते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने प्रधानमंत्री को प्रदान किया था। नामीबिया का वेलविचिया, जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय हैदराबाद में। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही हैं। October 1926, later in accordance with the provisions of the Government of India Act 1935, Federal Public Service Commission and Provincial Public Service Commissions were established.
After we became a republic of January 26, 1950, the Union Public Service Commission and the State Public Service Commissions came into being. I am stating these obvious facts before this gathering of chairpersons so that all of you look at the past with a renewed sense of historicity and purpose. We must remind ourselves that during the years before our independence, government institutions were performing with entirely different mandates. Ladies and gentlemen, the makers of our constitution and nation builders like Sardar Patel changed the expectations from the public and civil services. In the discussions about the provisions concerning the Public Service Commissions, Baba Sahib Dr. Bhimrao Ambedkar made foundational contribution. Our constitution makers dedicated on an entire part of the constitution to service the Public Service Commissions. This highlights the significance they attach to the roles and functions of the Public Service Commissions for the Union and for the states. Our constitutional ideals of social, economic, and political justice and equality of status and of opportunity are most pertinent to the functioning of the Public Service Commissions. The preamble of Constitution, the fundamental right of equality of opportunity in matters of public employment of the directive principles guiding the state to secure a social order for the promotion of welfare of the people indicate the pathway for the Public Service Commissions. The Public Service Commissions should not only be guided by the ideals of equality of opportunity, but should also try to achieve the goal of equality of outcomes. In other words, the commissions are change agents who promote equality and equity. I acknowledge their contribution in guiding this change. The vision of our nation builders has been substantially translated into reality by the efforts of the civil servants selected by the UPSC and State Public Service Commissions. I express my appreciation for all the chairpersons and teams of UPSC and State Public Service Commissions, past and present, for their accomplishments. Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the Public Service Commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. Ladies and gentlemen, UPSC has emerged as one of our most trusted government institutions. Its credibility for an impartial selection system and contributing to the creation of highly professional teams engaged in civil and public service is widely acknowledged. Different state public service commissions have also contributed to their respective states. Thus, UPSC and state public service commissions have been diligently fulfilling their constitutional mandate. Impartiality, continuity, and stability are imparted to the process of governance by what is called the permanent executive, or the body of public servants selected by the public service commissions. Integrity, sensitivity, and competence of the civil servants constituting the permanent executive are of utmost importance for implementing the people-oriented policies at national and state levels.
I believe that Public Service Commission should give highest priority to the aspect of honesty and integrity of the candidates they recruit. Honesty and integrity are paramount as well as non-negotiable. Lack of skills and competencies can be dealt with through learning interventions and several other strategies. Lack of integrity may pose grave challenges which may be impossible to overcome. Public Service Commissions need to look for instruments and tools which help understand ethical orientation of candidates. In order of importance, the trait of sensitivity closely follows the life value of integrity. Young people seeking employment as civil servants should have the inclination to work for the marginalized and the vulnerable. Our civil servants should be particularly sensitive to the needs and aspirations of women. Gender sensitization should be given high priority by Public Service Commissions. The Public Service Commissions need to anticipate the emerging challenges on the frontier of technology, strengthening transparency and credibility, as well as developing globally comparable teams of civil servants. Ladies and gentlemen, I understand that this conference will give the chairperson of various Public Service Commissions an opportunity to foster cooperation and share best practices. I have been told that the conference will deliberate on issues related to technology, legal aspects, and making the entire process of recruitment and more effective. I hope the deliberations in the conference will result in very useful, future-oriented solutions to important issues before the commissions. India is the world's fastest growing major economy and also a nation marked by enormous diversity, needs most effective governance system at all levels. The country is aiming to be the third largest economy in the world in the near future. We are also moving towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. I am sure that the Public Service Commissions will continue to fulfill their responsibilities and contribute towards building a future-ready team of civil servants selected and guided by them. Such civil servants will blend conformity with innovation, stability with creativity, continuity with rapid modernization, and caution with decisiveness. I wish UPSC and all the state public service commissions continued success in their nation-building efforts. I wish you all a very bright future. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. May I request all to raise for the national anthem. हैदराबाद से आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित कर रही थी। आपको बता दें कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों का सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है, जहां राष्ट्रपति अपना संबोधन दे रही थी। उन्होंने साफ तौर पर भारत के संविधान का जिक्र किया, उन्होंने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र किया। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग किस तरह से एक प्रतिष्ठित संस्थान है और किस तरह से वो काम कर रहा है। उन्होंने अलग अलग राज्यों की जो सर्विस कमीशन है उसका भी जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ईमानदारी और अखंडता को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हर व्यक्ति अपनी भागीदारी दे रहा है और काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। संविधान की प्रस्तावना का उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर जिक्र किया और इसके साथ साथ जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं उनके कार्यों की सराहना भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन के जरिए की। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसी को पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें
अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। ये राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावर फीडर। खरपतवार पे करो वाह, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाइव परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ओमान के रिश्तों में आर्थिक साझेदारी के विस्तार ने एक नई परिभाषा लिखने का काम किया है। साल 2025 भारत के लिए आर्थिक कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम साबित हुआ है, जिसमें अब भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते में भी शामिल हो गया है। विकास को परिभाषित करते हुए भारत ने वैश्विक मंच पर एक आत्मविश्वासी, सशक्त और आत्मनिर्भर होते देश के रूप में अमिट छाप छोड़ी है। आज भारत न केवल तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि दुनिया के लिए विकास, सहयोग और स्थिरता का प्रतीक भी बन चुका है। तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत ने न केवल खुद को स्थापित किया है, बल्कि आर्थिक मोर्चों पर कीर्तिमानों की नई इबारत भी लिखी है। इस वर्ष यानी 2025 में जहां दो महत्वपूर्ण समझौते भारत UK FTA और भारत ओमान सेपा पर हस्ताक्षर हुए, तो यूरोपीय यूनियन, न्यूजीलैंड, पेरू और चिली के साथ भी व्यापार समझौतों को लेकर बातचीत जारी है, जिससे देश विकसित भारत लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पहले बात भारत ओमान सेपा की करें तो ओमान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सेपा पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों में सहयोग मिलेगा। कृषि, रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा और ऑटो कंपोनेंट सहित समझौते से अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। समझौते का उद्देश्य टैरिफ को काफी हद तक कम या खत्म करना है, साथ ही व्यापार को आसान और निवेश प्रवाह को सुगम बनाना है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 10.6 अरब डॉलर था। समझौते के तहत दोनों देशों के बीच अब व्यापार के अवसर बढ़ते हुए नजर आएंगे। ओमान का किसी एक देश के साथ दूसरा और लगभग 20 सालों में पहला FTA है। GCC देशों में ओमान भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है। वहीं समझौते के लिए नवंबर 2023 में औपचारिक वार्ता शुरू हुई थी। भारत और ओमान के बीच साझा की जाने वाली समृद्ध संस्कृति, साथ ही प्रगाढ़ होते आर्थिक संबंध दोनों देशों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। वहीं जुलाई 2025 में हुए ऐतिहासिक भारत UK FTA से भी भारतीय निर्यातकों, राज्यों और MSME के लिए नए अवसरों के द्वार तो खुलेंगे ही, साथ ही दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत UK FTA के तहत दोनों देश टैरिफ में बड़े पैमाने पर कटौती पर सहमत हुए हैं। भारत से ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात शुल्क मुक्त होगा। दोनों देशों के बीच वार्षिक व्यापार को 2030 तक लगभग 120 बिलियन डॉलर तक दोगुना करने का लक्ष्य है। अलग अलग राज्यों को कई क्षेत्रों में इस समझौते का बड़ा लाभ मिलेगा। MSMEs को वैश्विक मंच पर पहचान के साथ ही इस समझौते से नए अवसर भी प्राप्त होंगे। पिछले कुछ सालों में भारत ने PM मोदी की अगुवाई में कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो हमारे किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इनमें EFTA 2024, जिसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंक्टेनस्टीन के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा दिया गया है। भारत में मजबूत निवेश के साथ ही इस समझौते से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया 2022 ECTA अधिकांश व्यापारिक वस्तुओं पर
टैरिफ कम या खत्म कर रहा है, भारतीय निर्यात के लिए और नए अवसर भी खोल रहा है। UAE 2022 सेपा के तहत 90% से ज्यादा भारतीय निर्यात पर टैरिफ कम हुआ है। रत्न और आभूषण, कपड़ा, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान के व्यापार को बढ़ावा मिला है। मॉरिशस 2021 भारत का पहला अफ्रीकी केंद्रित व्यापार समझौता, जिसके तहत भारत की बाजार तक पहुंच में सुधार हुआ है। साथ ही मॉरिशस को अफ्रीका के प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया गया है। समझौतों का ये बढ़ता नेटवर्क भारत की दूरदर्शी व्यापार रणनीति को उजागर करता है, जो विविधीकरण, लचीलेपन और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास पर केंद्रित है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ ही इन समझौतों से देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती GDP और अलग अलग देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब सिर्फ उभरती नहीं, दुनिया को दिशा देने वाली अर्थव्यवस्था बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात करते हैं भारत की निर्यात क्षमता जिस तरह से बढ़ रही है उससे जुड़ी हुई खबर की, क्योंकि नवंबर 2024 से नवंबर 2025 के बीच की अगर हम बात करें तो भारत के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान भारत का निर्यात $73.99 बिलियन रहा और इसी अवधि में भारत का आयात स्थिर रहा, जिससे व्यापार घाटा कम होकर 61% रह गया है। भारत के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 19.4%, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट में 11.7% की बढ़ोतरी हुई। कपड़ा और फार्मा निर्यात में 20% का उछाल आया, जबकि केमिकल निर्यात में 18% और जवाहरात और ज्वेलरी निर्यात में 27.8% का इजाफा हुआ है। इस दौरान भारत का मोबाइल एक्सपोर्ट 127 गुना बढ़ा है। यूके, UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी भारत को लाभ मिला है। भारत और ओमान के बीच CPA से भी निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। भारत के निर्यात में 51.5% हिस्सा सामान का रहा, जबकि 48.5% हिस्सा सेवा क्षेत्र से आया। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, GST 2.0 रिफॉर्म और लेबर कोड्स के साथ ही लॉजिस्टिक्स अपग्रेड ने निर्यात बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाचार में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। को विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 खरपतवार पे करो वाह, सुनहरी फसल होगी हर बार। तो मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाइन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि पारंपरिक चिकित्सा पर आज वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार रखेंगे। नई दिल्ली में इस विषय पर चल रहे दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में PM हिस्सा लेंगे। PM आज आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल, माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। वो आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे। कार्यक्रम के दौरान PM मोदी योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रीच, आयुष में परिवर्तन के 11 साल, इस नाम की पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस पुस्तक को जारी करेंगे। वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे, जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। वो 2021 से 2025 के लिए योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित भी करेंगे, जो योग और इसके वैश्विक प्रचार के प्रति उनके निरंतर समर्पण को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे, जो भारत और दुनिया भर से पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों की विविधता, गहराई और समकालीन प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। तो आपको बता दें कि वैश्विक मंच पर किस तरह से पारंपरिक चिकित्सा जो भारत की है वो अपनी छाप छोड़ती हुई नजर आ रही है, उसको लेकर के WHO ग्लोबल समिट का आज समापन समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे।
आज वैश्विक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विचार भी दुनिया के सामने रखेंगे। आपको बता दें कि नई दिल्ली में इस विषय पर WHO ग्लोबल समिट चल रही है, जिसका समापन समारोह आज होना है। प्रधानमंत्री आज आयुष क्षेत्र के लिए एक मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत भी करेंगे। पारंपरिक चिकित्सा जो दुनिया भर में भारत की अपनी चमक दिखा रही है, किस तरह से दुनिया के तमाम देशों ने योग को अपनाया है, भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को अपनाया है, और ऐसे में WHO का ये जो ग्लोबल समिट हो रहा है भारत में होना अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया के तमाम देशों के लिए एक राह बनता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद की किरण एक भारत बना हुआ है जहां पारंपरिक चिकित्सा की ओर दुनिया के तमाम देशों ने अपना रुझान दिखाया है। तमाम देश भारत की इस पारंपरिक चिकित्सीय पद्धति को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वैश्विक मंथन जो चल रहा है उसके समापन समारोह में शिरकत करेंगे। योग जिसने पूरी दुनिया में बताया कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं और आपकी जीवन शैली में योग को शामिल करना कितना महत्वपूर्ण है। भारत तमाम देशों की मदद करता हुआ स्वास्थ्य क्षेत्र में इसके माध्यम से नजर आता है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने वाला ओमान 29वां देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के शीर्ष सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से सम्मानित किया गया। ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री को यह सम्मान दिया। इससे पहले यह सम्मान नेल्सन मंडेला, महारानी एलिजाबेथ और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला जैसी हस्तियों को दिया गया है। 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री को इथियोपिया ने भी अपने सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से सम्मानित किया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि वे पूरी विनम्रता से समस्त भारतवासियों की ओर से पुरस्कार को स्वीकार करते हैं। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविचिया मिराबिलिस सम्मान से सम्मानित किया था। यह पुरस्कार नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवाह ने प्रधानमंत्री को प्रदान किया था। नामीबिया का वेलविचिया जिसके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। यह घर के एल्डर्स की तरह है जिन्होंने समय को करवट लेते देखा है। यह नामीबिया के लोगों के संघर्ष, साहस और संस्कृति का प्रतीक है। यह भारत और नामीबिया की अविचल दोस्ती का साक्षी है और आज इससे जुड़कर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इस सम्मान को नामीबिया और भारत के लोगों को उनकी निरंतर प्रगति और विकास को और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित करता। इससे पहले ब्राजीलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस प्रदान किया गया।
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान सौंपा। प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया यह सम्मान 57 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा करने वाला रहा। राष्ट्रपति जी द्वारा मुझे ब्राजील के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से विभूषित किया जाना मेरे लिए ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतवासियों के लिए भी अत्यंत गर्व और भावुकता का पल है। मैं इसके लिए उनका, ब्राजील सरकार और ब्राजील के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद टोबैगो में वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो और घाना में वहां के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत गाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। इससे पहले पिछले महीने ही साइप्रस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिड्स ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस से सम्मानित किया। यह साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। अप्रैल के महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीलंका यात्रा के दौरान उन्हें वहां के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान प्रदान किया था। किसी विदेशी नेता को दिए जाने वाला श्रीलंका का यह सर्वोच्च सम्मान था। इस अवार्ड से किसी भारतीय नेता को पहली बार सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री को इससे पहले विदेशों में 27 शीर्ष सम्मान मिल चुके हैं। अलग अलग देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को सम्मानित करते रहे हैं। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया। प्रधानमंत्री मोदी द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता हैं। नवंबर 2024 में नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद ने प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर प्रदान किया। प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। प्रधानमंत्री 56 वर्षों में पहले ऐसे विदेशी नेता रहे जिन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी माह गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली ने प्रधानमंत्री को देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। ये ऑर्डर विकासशील देशों के अधिकारों की रक्षा और वैश्विक समुदाय के लिए असाधारण सेवा के लिए दिया गया। उसी दिन प्रधानमंत्री को डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च राष्ट्रपति पुरस्कार सौंपा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर कोविड-19 महामारी के दौरान मदद और रिश्तों की मजबूती में योगदान के लिए दिया गया। दिसंबर 2024 में कुवैत ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। कुवैत के अमीर मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री को द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया। अब तक चुनिंदा वैश्विक नेताओं को ही यह अवार्ड मिला है। इस साल भी प्रधानमंत्री को ग्लोबल अवार्ड से नवाजे जाने का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों बारबाडोस ने प्रधानमंत्री को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस दिया। वहां की राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किया, जिसे प्रधानमंत्री की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेटा ने प्राप्त किया। इसी वर्ष 12 मार्च को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल ने प्रधानमंत्री को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया। किसी भारतीय को पहली बार यह सम्मान प्राप्त हुआ। इन अवार्ड्स और ग्लोबल लीडर के तौर पर शोहरत के पीछे सबसे बड़ी वजह है
प्रधानमंत्री का विजन, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण और शांति संवाद का विजन। संघर्ष ही नहीं, पर्यावरण संकट और आतंकवाद जैसी वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। समाधान के लिए सब साथ आएं, मिलकर प्रयास करें। आधुनिक तकनीक हो या विकास की डगर, प्रधानमंत्री ग्लोबल साउथ सहित सबको साथ लेकर आगे बढ़ने पर बार बार जोर देते रहे हैं। यही वो दृष्टिकोण है जिसे पूरी दुनिया न केवल सम्मान से देखती है, बल्कि इससे मानवता का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने में भी मदद मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।